दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 पर स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं आपका फिजिक्स का घोस्ट। तो चलिए हो जाइए पढ़ने के लिए फिजिक्स तैयार, क्योंकि मैं ही हूं आपका साल भर के लिए दोस्त और मैं ही हूं आपका यार। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज फिजिक्स। तो यदि अभी तक आप पिछला भी नहीं देखे हैं तो कम से कम पीछे वाला वीडियो जा करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है और अभी तक मैंने जितना बेसिक पढ़ाया है उसमें से कम इस बार 2022 में जो आया था फिजिक्स में क्वेश्चन, उसमें से यकीन मानिए 10 नंबर का लड़ चुका है खेल बेसिक से। तो सोच लीजिए कि चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपका कितना नंबर का लड़ जाएगा। तो कृपया करके एक बार पीछे जा करके और जा करके वो भी वीडियो देख लीजिए। तो चलिए जहाँ तक हम पिछला बार पढ़ाए थे उसके बाद शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में हम पढ़ाए थे आपको त्वरित चालक के बारे में, जो कि छत पर लगाया जाता है बिजली से बचाने के लिए, बिजली गिरता है तो उसके बाद देखिए पॉइंट है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को जैसे हम लोग बचपन में कैसे इसे फुलाते थे शैम्पूल उम्पूल डाल के, ये सब, तो जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो उसका आकार बढ़ जाता है। जब हम लोग किसी साबुन के बुलबुला को आवेशित करते हैं तो बुलबुला का आकार पहले से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में हवा होता है। तो हवा जो होता है अणुपरमाणु से बना होता है, तो अंदर में प्रतिकर्षण के कारण उसका बुलबुला का साइज पहले से बढ़ जाता है। तो कोई कहेंगे सर आवेशित किया जाता है तो धनावेशित किया जाता है कि ऋणावेशित किया जाता है, तो आप उसको धनावेशित भी कीजिएगा तो भी बुलबुला का साइज बढ़ जाएगा और ऋणावेशित भी कीजिएगा तो भी बुलबुला का साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए 2-3 टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि जब किसी साबुन के बुलबुला को धनावेशित किया जाता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो बुलबुला का साइज बढ़ जाता है। यह भी हो सकता है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जाता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो उसका बुलबुला का साइज बढ़ जाता है। और यदि क्वेश्चन में यह रहे कि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, आवेशित मतलब धनावेशित ऋणावेशित, तो उसका भी आंसर वही होगा कि बुलबुले का साइज का आकार बढ़ जाता है पहले से। उसके बाद देखिए कुछ और भी पॉइंट है, आवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। किससे संबंधित? आवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। तो उसमें से पहला जो पॉइंट है आपका, तो पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। तो कैसे? तो जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो आपका ऋण आवेश से आवेशित होता है। प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है और नाभिक को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए प्रोटॉन का त्याग ग्रहण नहीं होता है। ठीक, तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए सबसे उत्तरदायी कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पॉइंट आपका है कि प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का सही पहचान है। क्या? ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका आया था कि विद्युतीकरण का सही पहचान क्या होता है, तो विद्युतीकरण का सही पहचान प्रतिकर्षण होता है। तो कोई कहेंगे कि कैसे सर? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे यह एक वस्तु है A, इसका द्रव्यमान है m1 और इस पर आवेश है q1, और एक दूसरा वस्तु है B जिसका द्रव्यमान है आपका m2 और आवेश है q2। तो दो द्रव्यमान के कारण इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, F बराबर G इंटू m1 इंटू m2। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक, और आवेश के कारण दो वस्तुओं के बीच में बल लगता है विद्युत बल, जिसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 इंटू q2 बटा में r²। देखिए दोस्तों, विद्युत बल जो होता है यदि विपरीत प्रकृति के आवेश रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा, और यदि समान प्रकृति के आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक, अब विद्युत बल आपका 2 प्रकार के हुआ है, वो आकर्षण और एक ठो प्रतिकर्षण। तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जो दो वस्तु के बीच में आकर्षण लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है कि विद्युत बल के कारण लग रहा है। क्योंकि विद्युत बल में आकर्षण कब होता है? जब अपोजिट चार्ज रहता है तब,
द्रव्यमान सेम रहे या विपरीत रहे हमेशा आकर्षण लगता है, लेकिन प्रतिकर्षण बल कब लगता है? तो जब दोनों समान प्रकृति के आवेश रहता है तब। इसीलिए विद्युतीकरण का सही पहचान क्या बताया गया है? तब प्रतिकर्षण बताया गया है। तो ये आपका 1 नंबर का क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है कि जब किसी धातु के सतह पर, जैसे मान लीजिए कि धातु है, ठीक, धातु है कोई, तो इस पर 0.1 एंगस्ट्रम से 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम वाला एक्स किरण, कौन किरण? तो एक्स किरण जिससे एक्सरे होता है बॉडी का, तो जब हम लोग 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम तक के तरंगदैर्घ्य वाले एक्सरे को किसी धातु के सतह पर डालते हैं, किसी धातु के सतह पर डालते हैं, तो मान लीजिए कि धातु है ही, इस पर हम एक्सरे को डाल रहे हैं, तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या बोले कि जब किसी धातु के सतह पर 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश यानी कि एक्सरे को डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धातु आपका धनावेशित हो जाएगा। अब ये बताइए कि धातु का द्रव्यमान घटेगा कि द्रव्यमान बढ़ेगा? तो चूंकि धनावेशित हो रहा है और धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान हमेशा घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कण है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान वाली उससे कण निकलेगा तो इसका द्रव्यमान पहले से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये इस भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था आपका। इसके बाद देखिए क्या है, वो अगला पॉइंट है आपका कि जो भी आवेशित कण होता है, जो भी आवेशित कण होता है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है। जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉन है आपका, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपका होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन ऋण आवेश होता है, इसका द्रव्यमान होता है Me बराबर 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। इसके बाद देखिए प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है आपका प्लस में प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इसका द्रव्यमान आपका होता है Mp बराबर, Mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मध्य प्रदेश मत समझ लीजिएगा। इसका द्रव्यमान होता है 1.673 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg, 10 के पावर माइनस 27 kg। देखिए एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है, लेकिन इसका मास होता है Mn बराबर 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। हम बोले हैं कि कोई भी आवेशित कण होता है तो उसका द्रव्यमान जरूर होता है, यानी कि कोई भी आवेशित कण बिना द्रव्यमान के अस्तित्व में नहीं होता है। कोई भी आवेशित कण, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वो बिना द्रव्यमान के एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिसका द्रव्यमान होगा उस पर आवेश भी होगा। क्या बोले कि आवेश के साथ द्रव्यमान जरूर होगा, जिसका आवेश होगा उसका द्रव्यमान भी पक्का होगा दम, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका द्रव्यमान होगा उसका आवेश भी होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो है लेकिन इस पर आवेश का मान 0 है, लेकिन यहाँ देखिए आवेश है तो द्रव्यमान भी है। तो इसका मतलब है कि आवेश के साथ द्रव्यमान जरूर रहता है, आवेश के साथ द्रव्यमान जरूर रहता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान के साथ आवेश भी रहेगा। तो यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए हम लोग को पढ़ना है आवेश के गुण। टॉपिक क्या है? विद्युत आवेश के गुण या आवेश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है आपका, इससे हर साल एगो ना एगो पक्का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आता है, दम रखा हुआ है कि एगो ना एगो पक्का आएगा दम, पूरा फिजिक्स में दम। तो इसीलिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। मिटारे ला करना है जी, हाँ ये है, मिल गया। हाँ तो देखिए क्या बोल रहे थे कि विद्युत आवेश के गुण। तो चलिए हम लोग विद्युत आवेश के गुण पढ़ते हैं। देखिए पहला गुण है कि समान आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये पहला गुण है। कहने का मतलब है कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि धन आवेश को क्यों प्रतिकर्षित करता है, ऋण आवेश को क्यों प्रतिकर्षित करता है? क्योंकि आप
ये तो जान गए कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन आप ये बताइए कि धन आवेश को क्यों प्रतिकर्षित करता है और ऋण आवेश को क्यों प्रतिकर्षित करता है। यदि इसका जवाब आपको नहीं मिले तब जाके आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे, क्योंकि आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए जानने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, कोई पूछ दिया ना तो लजवा देगा से नहीं बताइएगा, तो इसलिए कोशिश कीजिए, बाकी तो हम बताइए करेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन का है, हाँ टॉपिक है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इसका डायग्राम ऐसे देखिए बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये धन आवेशित कोई वस्तु है, इसको हम लोग धागा से बांध दिए हैं। धागा मतलब डोरी मतलब बोला नहीं जो नारा में हम लोग पहनते हैं, ठीक ना। कोई धागा है और दोनों को धन आवेश दिया गया है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया है। ई वाला ढकेलेगा इसको एन और ई वाला इसको ढकेलेगा एन, ठीक। तो बीच में वो लाइन खींच देते हैं कि दोनों जैसे एजे पर ही दोनों को छोड़ा गया था, लेकिन ये दोनों क्या कर दिया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं कि दो गो ऋण आवेश है, तो हम लोग जानते हैं कि ऋण आवेश भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यह भी आपका हो गया। तो हम बताए किए थे कि समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ठीक ही हो गया आपका। अब दूसरा इसका गुण है आवेश का कि असमान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे धन आवेश आकर्षित करेगा ऋण आवेश को, ऋण आवेश आकर्षित करेगा धन आवेश को, समझ ही रहे होंगे, ठीक। लड़का लोग आकर्षित करता है लड़की के और लड़की लोग आकर्षित करता है लड़का के, समझाने के लिए खाली बता रहे हैं, ठीक ना, दिल पर मत लीजिएगा बाय गॉड। तो चलिए एक हम देखते हैं कि असमान प्रकृति के आवेश कैसे आकर्षित करता है। तो इसका आंसर बताइएगा कि काहे आकर्षित करता है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ लाइन बनाते हैं एगो। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई है धन आवेश है, इसको हम लटका दिए हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऋण आवेश है, इसको भी हम क्या कर दिए हैं, लटका दिए हैं। तो देखिए इसको रहना चाहिए था यहाँ पर सिद्ध है ऐसे, लेकिन इस सब आकर्षण के कारण क्या हो गया, झुक गया। ऋण आवेश झुक गया धन आवेश की ओर, और धन आवेश झुक गया ऋण आवेश की ओर। अब क्या कीजिएगा, ये सब प्राकृतिक गुण है झुकाव वाला, झुकना ही पड़ता है, धन आवेश को ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश को धन आवेश की ओर। लेकिन विज्ञान में इसका कारण होता है कि क्यों झुकता है धन आवेश ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश धन आवेश की ओर। तो बिना कारण जाने हुए विज्ञान आप पढ़ते हैं तो समझिए कि आपका विज्ञान का जो ज्ञान है वो अधूरा है। तो पूरा करने के लिए कुछ कारण होता है, उसको भी जानने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। कम से कम क्वेश्चन नहीं करते हैं आप लोग। अभी तक ले हम 5वां 6ठा लगता है कि लेक्चर पढ़ा रहे हैं आपको, अभी तक ले कोई स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन नहीं किए हैं आप लोग में से। तो चलिए तो हो गया आपका कि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसके बाद है तीसरा नंबर पॉइंट है, 2 गो तो हो गया आपका। तो तीसरा नंबर पॉइंट है कि आवेश योगात्मक होता है, आवेश योगात्मक होता है, तीसरा है। अब कोई कहेंगे कि सर आवेश योगात्मक होता है, ये कैसा गुण है, तो कहने का मतलब है कि आवेश आपका अदिश राशि होता है, ठीक। और अदिश राशि को एक विशेष नियम के द्वारा जोड़ा जाता है। वो कौन नियम है, तो सिंपल अलजेब्रा का नियम होता है 2 + 2 = 4 और 4 + 2 = 6। जैसे कि देखिए हम बोले कि आवेश योगात्मक होता है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है और सिस्टम में एक से ज़्यादा आवेश है, Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, मान लीजिए कि माइनस में ये है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो सिस्टम का टोटल चार्ज होगा Q = Q1 + Q2 + Q3 प्लस -Q4। तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं कि आवेश योगात्मक होता है। मतलब कि यदि किसी विशाल निकाय में एक से अधिक आवेश अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होता है तो उस निकाय के पूरे आवेश को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जोड़ा जा सकता है, उसी को योगात्मक बोला जाता है। योगात्मक मतलब एडेटिव होता है, ठीक। अब देखिए इसको ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ -2 कूलम है, यहाँ 4 कूलम है, यहाँ पर आपका 6 कूलम है। तो बताइए कि इसमें टोटल आवेश कितना है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। 4 कूलम 6 कूलम 10 कूलम है, 10 कूलम में से 2 कूलम घट जाएगा, तो टोटल आवेश सिस्टम का कितना हुआ,
10 कूलम हुआ। ये कैसे आया? तो जोड़ के आया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आवेश योगात्मक होता है। इसके बाद देखिए तीसरा तो हम लोग बता दिए। चौथा क्या है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, यानी कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड, आवेश संरक्षित होता है। तो कहिए कि सर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जानने के लिए आप थोड़ा जाइए अपना पिछला वीडियो में, तीसरा नंबर वीडियो में, और तीसरा नंबर वीडियो में या चौथा नंबर वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और उसका मैंने विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित बताया है। ऐसे फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन टोटल आवेश का मान हमेशा संरक्षित रहता है, जिसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो चौथा भी समझ गए होंगे कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्या? आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण होता है। 5वां गुण है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का गुण है आपका। तो कोई पूछेंगे कि सर आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है? तो बताइए कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश किसका होता है? तो प्रकृति में आपका सबसे छोटा आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और एगो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक थे जो 1901 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिए थे। क्या सिद्धांत दिए थे? कि जो प्रकाश होता है वो ऊष्मा किसी वस्तु से निकलता है, चाहे प्रकाश है, तो क्वांटम के रूप में निकलता है। तो किसी भी पदार्थ के सबसे छोटा से छोटा कण को हम लोग क्वांटम मानते हैं। तो आवेश का सबसे छोटा कण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताइए कि आवेश का क्वांटम रूप कौन होगा? तो आवेश का क्वांटम रूप आपका इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश का क्वांटम रूप इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए एक वस्तु से दूसरा वस्तु में जो आवेश का स्थानांतरण होता है तो वह किस रूप में होता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के सबसे छोटे कण को क्वांटम कहते हैं। आवेश का सबसे छोटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जैसे कि एक वस्तु में मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन गया, तो या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 जाएगा, या 4 जाएगा, या 5 जाएगा, या 6 जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। ऐसा नहीं कि एक वस्तु से किसी में 2.5 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, या 3.5 चल जाएगा, या 5.5 में जाएगा। जब भी जाएगा तो पूरा जाएगा, 1 2 3 4 5। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो क्वांटम के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। मान लीजिए कि n गो इलेक्ट्रॉन गया तो कितना अब इलेक्ट्रॉन जाएगा? Ne हो जाएगा, क्योंकि 1 E यहाँ है, या 2 है, 3 है, 4 इस प्रकार से। तो ये सब आवेश का मान होता है। जैसे मान लीजिए Q1 बराबर इतना हो गया, Q2 बराबर इतना हो गया, Q3 बराबर आपका 3 हो गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के रूप में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण होता है। तो एक टॉपिक लिखिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण। इसका परिभाषा क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, जिसे हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला होता है Q बराबर ±Ne। तो कोई पूछेंगे कि सर ±Ne काहे होता है? तो ऐसे समझ लीजिए कि एक वस्तु A है, दूसरा वस्तु B है। यदि वस्तु A में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वस्तु B में, तो इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा तो इस पर आवेश होगा -E, और जबकि एकरा पर आवेश होगा +E होगा, क्योंकि जिसमें से निकलता है उस पर धन आवेश, जिसमें जाता है उस पर ऋण आवेश। और यदि मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तो इस पर आवेश होगा आपका Q2 बराबर +2E, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर आवेश होगा Q2 बराबर -2E।
जी मान लीजिए कि इसमें से n इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें से n इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इस पर आवेश होगा आपका Q बराबर प्लस Ne, और इसमें जो आवेश उत्पन्न होगा वो होगा आपका Q बराबर माइनस Ne हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जिसमें से निकल रहा है उस पर प्लस Ne है, जिसमें जा रहा है माइनस Ne है, तो इसीलिए दोनों को हम लोग सामूहिक रूप से लिख देते हैं Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, यदि उस पर हमको आवेश निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे Q बराबर प्लस Ne, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उसमें यदि हमको आवेश का मान ज्ञात करना होगा तो उसको हम लिखेंगे Q बराबर माइनस Ne। तो समझ गए कि काहे प्लस माइनस Ne लिखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर आवेश का मान होगा माइनस Ne, और जिससे निकला है उस पर आवेश का मान होगा प्लस Ne। तो हो गया प्लस माइनस Ne। अब कहिएगा सर Q क्या होता है, तो Q होता है स्थानांतरित आवेश का मान जो कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु में गया है, और N होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या होता है, तो E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें Q क्या है या N क्या है या E क्या है, ठीक। तो E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब देखिए ये भी आपका हो गया, अभी तक मैंने 5 पॉइंट पढ़ाया आपको। आवेश का टोटल गुण जो है 10-11 को है, और 10-11 में से कोई आपका ऑब्जेक्टिव में दम रखा हुआ है, इसलिए आप छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप ही का 1 नंबर जाएगा, मेरा क्या, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर ये तो हो गया आवेश का क्वांटमीकरण, इसको लगता है कि आप समझ भी गए होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी पूरा जाता है, और हाई 1.5 3.5 वैसे नहीं जाता है, नहीं तो वो गलती हो जाएगा, फिर बाद में मत कहिए कि सर जी आप बताए नहीं थे। और इसके बाद देखिए क्या है, छठा गुण है आपका। छठा गुण है कि कोई आवेश या विद्युत आवेश भी आप कह सकते हैं कि कोई आवेश 3 गो प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन कौन प्रभाव उत्पन्न करता है, तो कोई आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग कहिए या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहिए, विकिरण को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। तो आवेश जो होता है आपका, आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है, ठीक। तो ये समझ गए होंगे कि आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है। आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। तो छठा का 3 गो पॉइंट आपका होता है, छठा में 3 गो पॉइंट है। जैसे पॉइंट नंबर ए में है, तो पॉइंट नंबर ए में है कि जब कोई आवेश स्थिर होता है, जब कोई आवेश स्थिर होता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है कि चार्ज जो है ये रेस्ट में है, v बराबर 0, v बराबर वेलोसिटी बराबर 0, यानी कि चार्ज किस में है, रेस्ट में है। तो ये अपने चारों ओर जो है केवल क्या उत्पन्न करेगा, ये अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे लिखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग E से लिखते हैं। E बराबर आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो समझ गए कि जब कोई आवेश स्थिर रहता है तो वह अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि जब v बराबर 0 तक केवल E मतलब विद्युत क्षेत्र। समझ गए होंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर बी है, इसमें पॉइंट नंबर बी आपका क्या है कि जब कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है, जब कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या बोले कि जब कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो एक समान वेग कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आवेश है Q, आई किस में है, मोशन में है। किस प्रकार से मोशन में है, मतलब गति में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हैं, इसका वेलोसिटी ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, यानी कि v बराबर कांस्टेंट आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, यानी कि एक समान वेग से।
तो ये क्या क्या उत्पन्न करता है, तो केवल ई मतलब विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखा जाता है, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे फिजिक्स में ज़बरदस्त तरीका से, ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं, ठीक ना, इसलिए घबराइएगा नहीं पढ़े का मन करेगा तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, कैसे कि बहुत सारे बच्चे पढ़ता है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि जब कोई वस्तु, वस्तु कह रहे हैं, जब कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील होता है, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, ये समझ गए होंगे। और देखिए तीसरा पॉइंट है सी नंबर, कि जब कोई आवेश एक्सेलरेटेड मोशन मतलब त्वरित वेग का मतलब होता है ना कि इसका वेग समय के साथ या तो बढ़ रहा है। त्वरित वेग, जब कोई वस्तु त्वरित वेग से गतिशील हो, त्वरित वेग मतलब कि या तो उसका लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, जैसे अभी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो कुछ समय के बाद 15 हो जाएगा, कुछ 17 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा या 22 ऐसे होते चल जाएगा। तो जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है या वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, तो वस्तु के वेग को हम लोग त्वरित वेग कहते हैं। त्वरित वेग का मतलब होता है कि वस्तु का वेग या तो लगातार बढ़ रहा है या तो लगातार घट रहा है, तो वस्तु के वेग को त्वरित वेग कहते हैं। और जब कोई वस्तु त्वरित वेग से गतिशील होता है तो वह अपने चारों ओर 3 गो चीज़ उत्पन्न करता है। पहला उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, दूसरा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको हम लोग कहते हैं तरंग भी कहते हैं, इसको हम लोग विकिरण भी कहते हैं। विकिरण इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना, तो इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो वैसा कोई भी तरंग जो अपने साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर के चलता है उसको विकिरण कहते हैं। और साथ में विकिरण को चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूरज से आने वाला प्रकाश वो सौर विकिरण है, क्योंकि उसको हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आने के लिए कोई बीच में माध्यम नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी सूरज का प्रकाश यहाँ पर आ जाता है। आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक, तो ये इसी प्रकार से यह भी है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसे उत्पन्न होता है, तो आवेश की गति के कारण उत्पन्न होता है। और कब, जब वो त्वरित वेग से गतिशील होता है तब। तो समझ गए 3 गो पॉइंट इसमें। इसके बाद आवेश का और भी गुण है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको केवल 6 गुण पढ़ाया है, तो और इसमें 5 गुण बचा हुआ है आवेश का। तब 5 गुण जो है हम आपको अगला दिन पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।